पूछना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम है पॉइंटर्स में तो पूछ लो, वरना हम बिल्कुल सेंटर में थे टॉपिक के, तो वहीं से फिर हम आगे चलते हैं। एक्चुअली ज़्यादातर काम पॉइंटर्स का हो चुका है, लेकिन अभी भी काम पड़ा हुआ है। तो लेक्चर 15 के कहीं पे हम सेंटर में थे, यहाँ पे करके कहीं पे हम मेरा ख्याल थे। तो हमने ये बात की थी कि अरे के साथ पॉइंटर का रिश्ता बहुत क्लोज है। अरे का नाम बजाते खुद एक पॉइंटर होता है, एक कांस्टेंट पॉइंटर होता है, एक एड्रेस होता है। फिर उसके साथ हमने मैनिपुलेशंस करके, एक्सेस करके उसको देखा था कि कैसे उसको यूज कर सकते हैं। तो बस वहां से आगे चलूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो ठीक है। पॉइंटर कंपैरिजन इज नॉट अ बिग डील। आपने ये देखा होगा कि हमने पॉइंटर्स के साथ क्या क्या मैनिपुलेशन की है। मतलब मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि पॉइंटर्स के साथ आप क्या क्या अरिथमेटिक कर सकते थे। आपने पॉइंटर्स को इंक्रीमेंट किया पिछली दफा, याद है वाई पी टी आर प्लस प्लस लिखते थे, मैं याद करवा देता हूँ। आप वाई पी टी आर प्लस प्लस लिख के पॉइंटर को आगे, ये इस तरह की चीजें करते हो। यार ये हमने नहीं किया, ये वाला हमने नहीं किया। आप इस तरह से वाई पी टी आर प्लस प्लस लिख के पॉइंटर को आगे लेके जाते थे। तो ये पॉइंटर को आप इंक्रीमेंट कर सकते हो, ये अलाउड है। इसी तरह पॉइंटर को आप डेक्रीमेंट कर सकते हो, ये भी अलाउड है, यानी एक सेल आगे लेके जाना और एक सेल पीछे लेके जाना। पॉइंटर्स को आप कंपैरिजन कर सकते हो, उनको ग्रेटर देन लेस देन चेक कर सकते हो, ये भी अलाउड है। एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, पॉइंटर्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, यानी दो पॉइंटर्स को माइनस करोगे तो तुम्हें एड्रेसेस का डिफरेंस पता चल जाएगा। तो एडिशन इज नॉट अलाउड। दो पॉइंटर्स को जमा नहीं कर सकते, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। तुम्हारे घर का एड्रेस है 140 और साथ वाले घर का एड्रेस है 142, तो तुम इन दोनों को कंपेयर तो कर सकते हो कि बड़ा कौन सा है, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो कि फर्क दो घरों का है, लेकिन जमा करने की इनको कोई सेंस नहीं है। 140 और 142 को जमा करके 280 तुम्हारे पास क्या निकला है, कोई उसकी लॉजिक नहीं है। तो एड्रेसेस को ऐड करने की कोई सेंस नहीं है, और ना इनको कर सकते हो ऐड। तो पॉइंटर्स के ऊपर तुम इंक्रीमेंट करो, डेक्रीमेंट करो, कंपेयर करो, सब्ट्रैक्ट करो, बट ऐड नहीं कर सकते। अच्छा भाई, ये प्रोग्राम है, ये आपने चलाना है जरा, तो मुझे बताना है कि क्या हो रहा है। तो इंट एक्स इक्वल टू, ये पहली तीन लाइनें तो वही घिसी पिटी है ना, कि एक्स एक वेरिएबल बनाया 10 के वैल्यू का, फिर एक वाई पी टी आर पॉइंटर बनाया। इस स्टेज तक पॉइंटर हवाई पॉइंटर होता है, क्योंकि वो कहीं पे पॉइंट नहीं कर रहा। अगली लाइन में हमने उसको पॉइंट करवा दिया एक्स की तरफ। अब एक्स एक वेरिएबल है जिसमें 10 पड़ा हुआ है, और पॉइंटर भी उसी की तरफ पॉइंट कर रहा है। वेरी गुड, हो गया। तो अब हम प्रिंट करवाते हैं वाई पी टी आर। हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवाया, सी आउट करवाया वाई पी टी आर, तो तुम जानते हो एड्रेस प्रिंट हो गया, वेरी गुड। फिर हमने प्रिंट करवाया स्टार वाई पी टी आर, ये भी तुम जानते हो कि वैल्यू प्रिंट हो गई, यानी 10 प्रिंट हो गया। यहां तक ये आसान है। अब हम ये हरकत करते हैं, और इसके बाद हम ये प्रिंट करवाते हैं। अब मुझे बताओ क्या आएगा। ऊपर आ जाएगा 11, नीचे 10 नहीं रहेगा। तो मैं स्टार वाई पी टी आर को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, विच मीन्स के वाई पी टी आर एक पॉइंटर है, स्टार वाई पी टी आर वही है वैल्यू ऑफ वाई पी टी आर। अब ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये जो वैल्यू पड़ी हुई है वहां पे, ये वो इंक्रीमेंट हो रही है। विच मीन्स के वाई पी टी आर पे जो वैल्यू पड़ी है, वो सेल है ना, वो मेमोरी का वो सेल है, उसमें 10 पड़ा हुआ है। तो उसको इंक्रीमेंट करूंगा तो वो वैल्यू 11 हो जाएगी। जबरदस्त हो गया। अब जब मैं स्टार वाई पी टी आर को प्रिंट करता हूँ तो 11 प्रिंट होएगा, और एक्स को भी प्रिंट करूंगा तब भी 11 ही होएगा। तो आउटपुट क्या आएगी कि पहले मेमोरी एड्रेस, फिर 10, ये पिछले पेज से आ रही है यहाँ से, और फिर जब आप उसको इंक्रीमेंट कर दोगे तो वो 11 और 11 हो जाएगा। ये बड़ा फर्क है इसमें, ये इसमें जरा ख्याल रखना, क्योंकि खुद करना, मैं ही हर चीज बताई दूंगा तो फिर तो फायदा नहीं। तो स्टार वाई पी टी आर प्लस प्लस लिख के देखना, और इस तरह स्टार वाई पी टी आर प्लस प्लस लिख के देखना, इन दोनों में फर्क है। डिफरेंस इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये करके एक दफा सीख लेना कि सी प्लस प्लस क्या कर रही है।
तुम्हें हमेशा ये हेल्प करेगा कि इसको कैसे लेके चलना है। अच्छा भाई, पॉइंटर सब्ट्रैक्शन अलाउड है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो पॉइंटर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अरे है वाई 10 सेल्स की, मैंने वाई के जो पहला सेल था, जीरो वाला सेल, उसका एड्रेस पीटीआर 1 में डाल दिया, थर्ड सेल का एड्रेस पीटीआर 2 में डाल दिया। अब इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये मुझे डिफरेंस बता देगा। यानी ये वही मिसाल है कि तुम्हारा घर 140 नंबर पे है, किसी का घर 143 नंबर पे है, तो तुम दोनों को माइनस करोगे तो तुम्हें 3 मिलेगा, विच मीन्स के डिफरेंस कितना आता है। ठीक है, तो इस केस में तुम्हें जो डिफरेंस मिलेगा वो 3 मिलेगा। पिछली बार भी हमने बात की थी कि रियलिटी जरा डिफरेंट है। रियलिटी ये है कि मेमोरी का ये जो एक इंटीजर एक सेल है अरे का, वो 4 बाइट्स खींचता है क्योंकि वो इंटीजर है। ये पिछली बार हमारी डिटेल में बात हुई थी ना कि एक्चुअली रियलिटी में तो वो 4, यानी इस तरह से कह लो कि तुम्हारा जो घर है वो एक्चुअली 4 कनाल का घर है, वो 4 एड्रेस खींचता है। तो लेकिन जब तुम y3 और y0 के पॉइंटर को माइनस करोगे तो वो 12 नहीं आएगा, वो एड्रेसेस का डिफरेंस नहीं आएगा, वो डेटा टाइप का डिफरेंस आएगा। कि डिफरेंस कितने सेल्स का है, वो 3 सेल्स का आता है। ये वाला हम पिछली दफा कर चुके हैं। अच्छा जी, पॉइंटर कंपैरिजन। मैंने दो वेरिएबल्स लिए एक्स वाई, दो पॉइंटर्स बनाए, हवाई पॉइंटर्स हैं, कहीं पॉइंट नहीं कर रहे। इनपुट ली इसके अंदर, इसके अंदर। अब उन पॉइंटर्स को भी पॉइंट करवा दिया। अब तुम्हारे पास दो सेल्स हैं, एक एक्स है एक वाई है। एक्स की तरफ एक पॉइंटर है एक्सपीटीआर और वाई की तरफ एक पॉइंटर है वाईपीटीआर। अब जब तुम कहते हो इफ स्टार एक्सपीटीआर इज ग्रेटर देन स्टार वाईपीटीआर, तो तुम क्या बात कर रहे हो? तुम कह रहे हो कि एक्स के सेल में जो पड़ा हुआ है अगर वो बड़ा है वाई के सेल से, यानी ये बेसिकली लिखा हुआ है इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो वो एक्स इज ग्रेटर आ जाता है, वरना वाई इज ग्रेटर, जो भी जिस तरह से भी वो चलता है। लो जी, ये हमें पिछली दफा खत्म करना चाहिए था, तो ये रह गया था बहरहाल। तो जहां पे डिफरेंस आता है इस पूरी कहानी में वो पॉइंटर्स एंड स्ट्रिंग्स है। गौर करो कि हमने पिछली दफा सारे एग्जांपल्स जो किए थे वो इंटीजर्स के किए थे या ऐसी अरेज के किए थे जो इंटीजर या फ्लोट अरेज हैं। वो इसलिए कि तुम्हें पता है कि स्ट्रिंग की दुनिया बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। स्ट्रिंग की दुनिया क्या है कि वो एक है तो कैरेक्टर अरे, लेकिन उसके ऊपर आप काम डिफरेंटली करते हो। मतलब एक बड़ा सादा सा एग्जांपल है कि अगर मैं एक स्ट्रिंग प्रिंट करवाऊं और अगर मैं एक इंटीजर अरे प्रिंट करवाऊं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अरे बनी हुई है ये वाली, अब मैं एक कैरेक्टर अरे बनाता हूँ। ठीक हो गया, इसके अंदर भी कुछ लिखवा दो। अच्छा, अब जब मैं सी आउट करूंगा ARR तो क्या होएगा? जब मैं सी आउट करूंगा नेम तो क्या होएगा? हाँ जी, इन दो लाइनों पे क्या होएगा? तो ये पिछली क्लास थी, ARR में एड्रेस आएगा, ARR में वो अरे एड्रेस का स्टार्टिंग एड्रेस आएगा ना, पॉइंटर आएगा। यही तो सीखा था पिछली दफा कि अरे का नाम बजाते खुद एक पॉइंटर होता है। लेकिन कैरेक्टर अरे में ये नहीं होएगा। कैरेक्टर अरे में एक्चुअली की वैल्यू आ जाएगी, आमिर आ जाएगा। अब ये बड़ी मुसीबत है कि हमेशा आपको बताया है कि कैरेक्टर अरेज और इंटीजर अरेज C++ में बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल फर्क है। और ये इस तरह की चीजों से पता चलता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमें ये पता है, वी नो दैट द अरे नेम इज अ कांस्टेंट। ये हमें पता है, पिछली दफा हमने बहुत ज्यादा इसको प्रूव किया है। बट दिस डज नॉट वर्क इन केस ऑफ स्ट्रिंग्स। क्या होती हैं? कैरेक्टर अरेज। दिस इज बिकॉज स्ट्रिंग्स हैव स्ट्रिंग्स में फैसिलिटी है ना कि आप उनको प्रिंट कर सकते हो, अनलाइक अरेज।
कैरेक्टर अरे सॉरी जो नंबर वाली अरेज होती हैं उनमें तो तुम्हें रूल पता है कि हर सेल में तुम्हें जाके अलग-अलग उसको प्रिंट करना पड़ता है। लेकिन कैरेक्टर अरेज में ऐसा नहीं है। कैरेक्टर अरेज में तुम सिर्फ नाम लेते हो और वो उस अरे का नाम लेते हो और वो उसका डेटा प्रिंट हो जाता है। तो थोड़ा ख्याल रखना कि इधर काम टेढ़ा हो जाएगा। मतलब जब स्ट्रिंग्स जब भी आएंगे सी प्लस प्लस में काम ज़ाहिर बात है टेढ़ा हो जाएगा। अच्छा, खैर हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना। ये एग्जाम्पल है, करो और समझा दो। बस 2-3 मिनट सिर्फ आपको पढ़ने के लिए। मैं तो करवा भी नहीं रहा आपको, सिर्फ क्या हो समझा दो। अच्छा भाई, इसको वैसे तो इजी है, लेकिन इसको करने के लिए तुम्हें वो अगर इसको तुम्हें समझना है तो तुम्हें ज़ाहिर बात है मेमोरी बनानी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा कि ये कर क्या रहा है। ठीक है, इन सारे प्रोग्राम्स में ऐसे ही है कि मतलब मेमोरी बना के थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि ये क्या कर रहा है। तो सबसे पहले मैं एक एस टी आर ए नाम की अरे और एस टी आर बी नाम की अरे बनाता हूँ 80-80 सेल्स की। ठीक है, तो ये फॉर एग्जाम्पल एस टी आर ए की अरे बन गई 80 सेल्स की, और ये एस टी आर बी की अरे बन गई 80 सेल्स की। ये 80 सेल्स हैं यार इसके अंदर। ठीक है, तो 1, 2, 3 और ये इस तरह सेल्स हैं। ठीक है, और इन अरेज का नाम है एस टी आर ए और एस टी आर बी। अरे का नाम तुम्हें पता है कि एक पॉइंटर के तौर पे बिहेव करता है। तुम्हारे पास दो पॉइंटर्स बेसिकली आ गए हैं, जो एक एस टी आर ए की तरफ पॉइंट, जो एक पहली अरे की तरफ पॉइंट कर रहा है, दूसरा दूसरी अरे की तरफ। तो ये एस टी आर ए हो गया और ये एस टी आर बी हो गया। ये दो अरेज बन गई। पहली अरे के अंदर उसने कुछ डेटा भी रख दिया है, और टेस्ट स्ट्रिंग करके उसने कुछ रख दिया, तो समझो टेस्ट स्ट्रिंग इस तरह सेल्स में पड़ा होगा ना, एक करके सेल में ये 80 सेल इस तरह से होंगे। उसके बाद मैंने दो हवाई पॉइंटर डिक्लेयर कर दिए, पीटीआर ए और पीटीआर बी, और उसके बाद उनको असाइन करवा दिया एस टी आर ए और एस टी आर बी की तरफ। यानी पीटीआर ए को मैंने असाइन करवा दिया, तो तुम्हारे पास तस्वीर ये बन जाएगी कि पीटीआर ए अब इधर पॉइंट कर रहा है और पीटीआर बी अब इधर पॉइंट कर रहा है। ये इसको एक्स्ट्रा पॉइंटर बनाने की क्या जरूरत पड़ी? जो दो पॉइंटर पहले से थे उनको इस्तेमाल कर लेता है, ये दो एक्स्ट्रा क्यों बना दिए? तो ये पिछली बार वजह बताई थी कि अरे का नाम एक कांस्टेंट पॉइंटर होता है। कांस्टेंट पॉइंटर मींस कि तुम उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, तुम उसके साथ अरिथमेटिक नहीं कर सकते, तुम उसको बढ़ा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते। तो इसलिए ज्यादातर टेक्निक यही होती है कि हम अरे बना के एक टेम्पररी पॉइंटर सेट कराते हैं, और इस टेम्पररी पॉइंटर के साथ हम खेलेंगे, इसको आगे पीछे करेंगे, तो इसकी मदद से हम काम करेंगे। लो जी, अब ये प्रोग्राम इतना सिंपल सा है, ये एक लाइन का है, ये वाला लूप है। अब ये समझाने की कोशिश करो। हाँ जी, जहाँ ये लूप इसलिए लगाया है तो जब हम कंडीशन आसान है, स्टार पीटीआर ए इज नॉट इक्वल टू नल। स्टार पीटीआर न, ए का क्या मतलब है कि जिस जगह पे पीटीआर ए पॉइंट कर रहा है वो नल नहीं होनी चाहिए। तो जाहिर बात है वो नल तो नहीं है, वहां तो एक स्ट्रिंग पड़ा हुआ है अ टेस्ट स्ट्रिंग, तो वो नल नहीं है, लूप चलता है। अब लूप कर क्या रहा है? लूप वैल्यू ऑफ पीटीआर ए को कॉपी कर रहा है वैल्यू ऑफ पीटीआर बी में। यानी पीटीआर ए की जो वैल्यू थी उसको कॉपी कर रहा है पीटीआर बी में, यानी ये ए कॉपी होके इधर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, विच मीन्स कि ये करने के बाद, ये कॉपी करने के बाद अब वो पीटीआर ए को भी इंक्रीमेंट कर देगा और पीटीआर बी को भी इंक्रीमेंट कर देगा, यानी ये दोनों पॉइंटर एक एक सेल आगे चलेंगे। अब लूप दोबारा घूमेगा, वो अगले सेल को यानी इस टी को उठाएगा, और टेस्ट स्ट्रिंग अगर है तो वो टी को उठा के इधर रख देगा, फिर ये वाला पॉइंटर आगे चला जाएगा, ये वाला पॉइंटर आगे चला जाएगा। तो इवेंचुअली ये होएगा ये कि ये दोनों पॉइंटर्स आगे जाते जाएंगे और डेटा कॉपी करते जाएंगे। ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ इट ये खत्म कब होएगा? जब
स्टार पीटीआर ए नल हो जाएगा। तो जाहिर बात है जब टेस्ट स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा तो उसके बाद एंड पे एक नल कैरेक्टर इनविजिबल लगा होता है, वहां पे जाकर लूप खत्म हो जाएगा। तो मेरा ये ये पूरी अरे, ये जो एस टी आर ए की पूरी अरे है, ये पूरी कॉपी होके इसमें एस टी आर बी में चली जाएगी। ए के बाद स्पेस एंड पे देते मैं हैं तो उसके एक हाथ नल से नल कलेक्टर रख आ ही देता हूँ, और जाता अब जब तुम उनको प्रिंट करवाओगे अरेज को तो अब दोनों सेम अटैच स्ट्रिंग और अटैच स्ट्रिंग प्रिंट होएगी। कोई खास बात नहीं है, बस जरा पॉइंटर्स की मैनिपुलेशन है थोड़ी सी जो तुम्हारे लिए नई होएगी। सर जी स्पेस दिया तो ये करेक्टर एक्चुअली आ स्ट्रिंग गया। कॉपी का फंक्शन है सी प्लस प्लस में, जो 17वें 18वें लेक्चर में आता है, वहां पे पढ़ते हो। अच्छा, ये 3 लेक्चर्स थे भाई, 14, 15 और 16। अब 14 अगर किसी को नहीं आता तो बस उसका अल्लाह हाफिज है। 15 पूरी कोशिश करोगे तुम्हें आए। हर एक को 100% समझ नहीं आएगा, लेकिन जितना हो जाता है उतना कर लो 15वें को। 16वें को दिल करता है छोड़ दो, मुझे कोई परवाह नहीं। 16वां इतना मुश्किल है कि आपके बिल्कुल बुनियादी कॉन्सेप्ट्स 110% अपनी जगह पे पड़े होंगे, तब आपको 16वें की समझ आएगी कि क्या हो रहा है, वरना समझ नहीं आएगी। मतलब ये पॉइंटर्स का आखिरी लेक्चर है, ठीक है। तो इसकी नहीं समझ आती तो खैर है, लेकिन अगर करना चाहते हो तो जरूर करो, मैं तो करवाऊंगा। तो ये स्टार्ट होता है मल्टी डिमेंशनल अरेज से। हमने जब पॉइंटर का टॉपिक शुरू किया तो हमने सिंपल वेरिएबल का पॉइंटर बनाया था, याद करो, एक वेरिएबल का एक पॉइंटर नाम लिया। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे गए तो एक अरे के हमने पॉइंटर्स बनाए। ये पिछली क्लास थी जब अरे के पॉइंटर्स बनाए। अब हम मल्टी डिमेंशनल अरेज के पॉइंटर्स बनाना चाह रहे हैं। ये बड़ा टेढ़ा सा काम है। अच्छा, पहले तो ये है कि मल्टी डिमेंशनल अरे तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना कि होता क्या है। तो मैं कहता हूँ इंट एक्स 3, 4, ये मेरी एक मल्टी डिमेंशनल अरे बन गई है। मैंने तुम्हें बड़ी थोड़ी सी करवाई थी, मैंने तुम्हें कहा था बस ये नेस्टेड लूप के अंदर हम इसको पॉपुलेट कर सकते हैं, प्रिंट करा के दिखाई थी, इससे ज्यादा मैंने नहीं करवाया था उस वक्त मैंने तुम्हें ये कहा था कि तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट ये बनना चाहिए कि 4 रोज हैं, 1, 2, 3, 4 रोज हैं, और 3 अलग अलग कॉलम्स हैं, 1, 2 और 3 कॉलम्स हैं। तो ये मैंने तुम्हें कहा था कि ये 2 डायमेंशनल अरे का बेसिकली मतलब है। ये मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि 2 डायमेंशनल अरे सी प्लस प्लस में नहीं होती, सी प्लस में 3 भी होती है, 4 भी होती है, 5 भी होती है, मतलब इट कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये कॉन्सेप्ट अब इतनी ज्यादा हमारी यहाँ पे मदद नहीं करता। जो एक्चुअल रियलिटी है वो क्या है, वो ये है कि अगर तुम मेमोरी खोल के देखो तो तुम बेसिकली 4 सेल्स की तुमने एक अरे बनाई है। तुमने 4 सेल्स की एक अरे बनाई है, 1, 2, 3 और 4। ठीक हो गया। इंट x4 का मतलब है कि तुमने 4 सेल्स की एक अरे बनाई है। हर सेल के अंदर एक 3 सेल की अरे पड़ी है। हर सेल के अंदर एक 3 सेल की अरे। ये मल्टी डायमेंशनल अरे का कॉन्सेप्ट है सी प्लस प्लस, बल्कि इनफैक्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसीलिए हमें कोई लिमिट नहीं होती कि हम 2 डायमेंशनल बनाएं, 3 डायमेंशनल बनाएं, तुम 10 डायमेंशनल अरे बना लो, एज लॉन्ग एज तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो लैंग्वेज तुम्हें नहीं रोकेगी। क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि एक के अंदर एक, दूसरे के अंदर तीसरी, तीसरे के अंदर चौथी, इस तरीके से वो अरेज बनाता जाता है। ठीक है। अब एक्चुअली गेम ये है कि ये इस अरे का नाम है एक्स। जाहिर बात है ये इसका 0 वाला सेल है, सॉरी ये इसका 0 वाला सेल है, ये इसका 1 वाला सेल है, ये इसका 2 वाला सेल है, ये इसका 3 वाला सेल है। तो ये तो पहला हो गया ना कि अब इसको रोज में हम कैसे, हम समझने के लिए उस दिन आसान करने के लिए क्या कहते थे कि ये रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, और हर रो में 3 सेल्स थे। लेकिन एक्चुअली रियलिटी ये है कि 0 एक सेल है जिसके अंदर फर्दर 3 है, विच मीन्स कि इसके अंदर फर्दर, जाहिर बात है अपना इसका 0 सेल होएगा, इस रे का, इस रे का 1 सेल होएगा, और इस रे का 2 सेल होएगा। तो ये इस तरीके से चलता है। अब जब तुम 2 डायमेंशनल अरे डिक्लेयर करते हो, यही करूंगा, 4,3 किया ना मैंने, 4,3 किया, ठीक है। तो इसमें 4 थी, अब 12 चीजें हो गई ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 रकमे मैंने इसके अंदर
पॉपुलेट कर दी। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जब मैं सी आउट करवाऊंगा ARR तो क्या प्रिंट होएगा, और जब मैं सी आउट करवाऊंगा स्टार ARR तो क्या प्रिंट होएगा, ये क्वेश्चन। सर जी पहले तो उसका हर सेल का एड्रेस प्रिंट तो होगा, एक सेल का, ARR में जाहिर बात है आप पढ़ एक रहे हो सेल बड़ी का। देर से कि एड्रेस प्रिंट होएगा, यहाँ पे पॉइंटर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब यहाँ पे आपकी दुनिया बदलेगी कि स्टार ARR में क्या होएगा। ठीक है, आप आज तक ये पढ़ते आए हो कि स्टार ARR तो वैल्यू प्रिंट करता है, इसने क्या प्रिंट कर दिया, इसने क्या प्रिंट कर दिया, इसने तो एड्रेस प्रिंट कर, दोनों सेम एड्रेस प्रिंट कर दिए। ARR ने भी वही एड्रेस प्रिंट किया, स्टार ARR ने भी वही एड्रेस प्रिंट किया। ठीक है, तो सीखो यहाँ से, बस यहाँ से पॉइंट ये सीखो कि मुश्किल लगेगा लेकिन ये है ही मुश्किल, इन केसेस ऑफ 2D, सॉरी 2D तो वो होती है ना जो सिंपल होती है, 3D कहेंगे ना इसको, इन केसेस ऑफ 3D अरे, नहीं यार 2D कहेंगे। ये 2D हुई ना, इसकी दो डायमेंशन हुई ना, इसकी दो डायमेंशन हुई, 2D अरे, 3D बड़ी मुश्किल हो जाती है। In cases of 2D array, you have two levels of addressing। ठीक है, जिसको सोचने के लिए तुम कहते थे कि रोज या कॉलम्स होते हैं, ठीक है, सोचने के लिए, लेकिन ये गलत तरीका है। इस चीज को सोचने का सही तरीका अब ये वाला है जो मैंने ऊपर तुम्हें बना के दिखाया है। हियर ARR एंड RARR प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट, एक एड्रेस देते हैं दोनों। अब इसको बात को समझो जरा कि ये क्या होगा। और यार इधर मैंने ARR लिख दिया है और उधर मैंने X लिखा हुआ है, चलो इसको ARR का नाम ही है ना, इसको ARR का। तो अब जरा बात को समझना, जब मैं कहता हूँ कि खाली ARR प्रिंट करो तो इस अरे का स्टार्टिंग एड्रेस मुझे मिल जाता है, ये जो बाहर वाली बड़ी अरे है उसका मुझे स्टार्टिंग एड्रेस मिल जाता है, ये मुझे ARR दे देता है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि स्टार ARR मुझे वही एड्रेस दोबारा क्यों दे देता है, क्या मसला है। तो एक्चुअली स्टार ARR ये करता है कि वो डी रेफरेंस करता है। स्टार इज अ डी रेफरेंस ऑपरेटर जो आपको एक वैल्यू देता है ना, हम इसको ऐसे पढ़ते थे, स्टार वाज रेड लाइक वैल्यू एट। ठीक है, इस केस में स्टार ये करता है, इन दिस केस स्टार डी रेफरेंसेस वन लेयर ऑफ एड्रेसिंग। याद रहे, पहले हमेशा जब भी हमने ये पंगा लिया है तो होता ये था कि बस एक सेल होता था, एक एड्रेस होता था। तो जब तुम स्टार लगाते थे तो वो एड्रेस उस सेल में पहुंच जाता था, मतलब उसके साथ स्टार लगाते थे तो उसकी वैल्यू आ जाती थी, वो डी रेफरेंस हो जाता था। अब दो लेयर्स ऑफ एड्रेसेस हैं, विच मीन्स कि मैं तुम्हारे मकान नंबर 140 के अंदर घुसा हूं तो उसके अंदर फर्दर मकान नंबर बने हुए हैं। तो अब वो दो लेवल्स ऑफ एड्रेसिंग है, तो स्टार एक दफा लगाने से अब सिंगल डी रेफरेंसिंग होएगी। ठीक है, यानी स्टार ARR विल डू सिंगल dereferencing but still produce an address। ये पहले ये था कि मैं मकान नंबर पे जाता था और मकान नंबर के जब अंदर जाता था तो घर होता था। अब जब मैं उस मकान नंबर के अंदर गया उसके अंदर और मकान नंबर है, तो एक स्टार लगाने से अब सिंगल डी रेफरेंसिंग होएगी, एक एड्रेस की लेयर टूटेगी। तो जब तुम अब तुम्हें दो दो स्टार बेसिकली लगाने पड़ेंगे ये काम करने के लिए। अब जब तुम स्टार क्या कहते हैं, स्टार ARR, हाँ, जब तुम स्टार ARR कहते हो तो तुम उसके अंदर जो बेसिकली कह ही रहे हो कि उसके अंदर जो वो है, अगर ये कैसे बनाए इसको, तो जो उसके अंदर अरे है, जो उसकी सब अरे है, उसके तुम एड्रेस तक जा रहे हो। तो इन केस ऑफ टू डायमेंशनल एड्रेसिंग you will need double dereference in order to arrive at the value।
विच मीन्स के अगर मुझे ये 23 प्रिंट करवाना है तो मुझे बेसिकली 2 स्टार लगाने हैं, डबल डी रेफरेंस करना है। ठीक है, अब इसको चलाओगे तो ये कुछ एक्सपेक्टेशन के मुताबिक देगा। तो अब इसको सोचने का थोड़ा सा आसान, क्योंकि बड़ा सख्त मुश्किल है, इसका थोड़ा सा आसान करने का तरीका ये है कि ये मेरी पहली रो का एड्रेस है, ये उस रो के अंदर पहले कॉलम का एड्रेस है, और जब डबल डी रेफरेंस करते हो तो फाइनली वो 23 वैल्यू निकलती है जो तुम्हें चाहिए हो। अच्छा, अब इसको जरा मुश्किल करें। तो अब हम ये करें कि हमें ये पता चल गया कि ARR एड्रेस ऑफ स्टार्टिंग एड्रेस कह लो, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ आउटर अरे, स्टार ARR कह लो, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ इनर अरे। और अगर ये लैंग्वेज मुश्किल लगती है आउटर इनर की तो ये रो का एड्रेस है और ये कॉलम का एड्रेस है। ठीक है, अब क्या होता है अगर मैं ARR+1 कर दूं, ARR+1 कर दूं तो ये क्या होएगा? तो क्या सर मतलब जी हुआ ARR+1? ये इसका अगले कॉलम के अंदर चला जाएगा ना, +1 किया तो अगले कॉलम में चला जाएगा। ये पहली दफा नहीं हो रहा कि हम पॉइंटर में ऐड कर रहे हैं। पॉइंटर में जब कुछ ऐड करते हो तो वो एक सेल जंप कर जाएगा, तो वो इस सेल से जंप करके अगले सेल पे चला जाएगा। अब सवाल ये कि किस सेल पे जाएगा? सर जी ये सेकंड सेल पे ही जाएगा। चार चार वो एक पूरा ये वाला सेल जंप करता है ना, तो ये पूरी एक रो बेसिकली जंप हो जाती है। तो खाली ARR लिखते हो तो वो रो का एड्रेस होता है। तो ये दिस जंप्स फुल रो, दिस जंप्स फुल रो। फॉर इंस्टेंस मैं अगर कहता हूँ कि अगर सी आउट करो स्टार स्टार ARR+1, मेरे ख्याल में तो इससे काम चल जाएगा, लेकिन एक ब्रैकेट और लगा लो टू बी सेफ, एक ब्रैकेट और लगा लो। ठीक है, तो ये कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा तुम्हारा ख्याल है? जब मैं ARR+1 करता हूँ तो पूरी एक रो जंप होती है, तो पूरी एक रो ये है, तो पूरी रो जंप होके अब वो आएगा 11 के ऊपर, तो मेरे हिसाब से तो 11 प्रिंट होएगा। क्या मसला है? ब्रैकेट कम। ठीक है, तो मैंने सिर्फ एक जंप किया है, एक ARR+1 जंप किया सिर्फ। लेकिन अगर आपको समझ है कि आप क्या कर रहे हो तो एक्चुअली आपको पता है कि एक का मतलब एक सेल नहीं है, ये पूरी एक रो जंप होएगी, क्योंकि ये रो का पॉइंटर है, तो वो पहुंच जाएगा 11 के ऊपर। अब 34 प्रिंट करना इतना मुश्किल होएगा कि मैं ये कहूंगा कि भाई ये मैंने रो तो जंप कर ली ना, ये स्टार ARR+1 का मतलब है कि मैं रो के अंदर आ चुका हूं। अब इसके अंदर जाके मैं 1 और जंप करूंगा, तो ये मुझे 34 तक लेकर जाएगा। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं। अगर किसी को समझ आ रही है तो वो इसके ऊपर जरूर टाइम स्पेंड करे और मुझसे पूछ ले बाद में, अभी या अगली दफा। लेकिन अगर नहीं समझ आ रही किसी को तो उसको पहले कहा है कि छोड़ दो बस, वो पीछे से बहुत अच्छी बैकग्राउंड बनी हुई होगी तो ये चीजें समझ आएंगी, वैसे नहीं। तो ये मल्टी डायमेंशनल रेज को पॉइंटर्स के साथ संभालने की कहानी है। ठीक है, बुक में भी ये बना होएगा। ये मल्टी डायमेंशनल रे आ गई, 2D रे आ गई, फिर अच्छा नहीं, ज्यादा नहीं उसने करवाया। उसने ज्यादा नहीं करवाया, लेकिन डबल डी रेफरेंस लाजमी करवाई हुई है। स्टार PTR और स्टार इसने इस तरह से किया हुआ है, इसने इनडायरेक्टली किया हुआ है कि पहले एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, फिर उस पॉइंटर के अंदर एक और पॉइंटर डाल दिया। तो ये भी वो 2 लेवल्स ऑफ एड्रेसिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, वही एंड पे वही बन जाता है। अच्छा भाई, अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट इसमें होता है पॉइंटर टू पॉइंटर का। अब पॉइंटर बजाते खुद एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर एक एड्रेस पड़ा हुआ है। अब पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होएगा?
एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर एड्रेस पड़ा है, जब उस एड्रेस पे जाते हो तो वहां पे फिर एक एड्रेस मिलता है। यही वही टू लेयर्स ऑफ एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट है। पहले नॉर्मली हम ये करते थे कि हमारे पास एक पॉइंटर होता था, वो एक वैल्यू की तरफ पॉइंट करता था। अब पॉइंटर टू पॉइंटर ये है कि पॉइंटर एक और पॉइंटर की तरफ पॉइंट करेगा और वो पॉइंटर एक्चुअली वैल्यू की तरफ पॉइंट करेगा। इसका इस्तेमाल सिर्फ एक है, वो इस तरह की चीजों में है, कैरेक्टर अरेज में। जब तुम एक अरे इस तरह डिक्लेयर करते हो तो इसको तुम एक्चुअली इस तरह भी कर सकते हो। ये दोनों बातें नहीं, सॉरी सॉरी, ये वाली करो ना। जब तुम एक इस तरीके से अरे डिक्लेयर करते हो तो तुम एक सिंगल पॉइंटर नेम का डिक्लेयर कर रहे हो जो पॉइंट कर रहा है माय फुल नेम की तरफ। बना तो अरे रहे हो, लेकिन अरे एक कांस्टेंट पॉइंटर होती है, तो नेम एक पॉइंटर बन रहा है माय फुल नेम की तरफ। अब जब तुम ये डिक्लेयर करते हो तो ये तुम 10 पॉइंटर्स की अरे डिक्लेयर कर रहे हो, यानी माय अरे इज एन अरे कंटेनिंग 10 पॉइंटर्स, और हर पॉइंटर अपने स्ट्रिंग की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। ये पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अरे है बजाते खुद वो भी पॉइंटर है, सर फिर और बताएंगे। वो आगे से डिफरेंट पॉइंटर्स की तरफ पॉइंट कर रही है। ये पढ़ाते क्यों हैं? ये पढ़ाते इसलिए सर हैं फिर बताएंगे। कि आपने करने हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। ये एग्जाम में आते हैं बार बार, तो ये तो सबको ही करने पड़ेंगे, इनसे नहीं जान छुड़ा सकते। कमांड लाइन पैरामीटर्स, तो दीज आर पैरामीटर्स, डेटा डेटा है which can be provided to any program when starting it। ये पैरामीटर्स हैं। मैं ये C++ का प्रोग्राम सेव कर रहा हूँ, सेव एज डेस्कटॉप के ऊपर, और इसका नाम मैं रख रहा हूँ ABC। फाइल का नाम मैंने रख दिया है ABC, और इसके अंदर मैंने लिखा है सी आउट हेलो। अब इसको चलाने के तुम्हें यही रास्ते आते हैं कि तुम यहाँ से एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल करते हो और रन कर देते हो, लेकिन इसके और भी रास्ते हैं। ये एक्चुअली एक फाइल है जो तुम्हारे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। तो तुम अगर कमांड लाइन पे डेस्कटॉप पे जाओ, अगर ये नहीं आता गूगल कर लो। वैसे तो आना ही चाहिए कि कमांड लाइन पे काम कैसे करते हैं, लेकिन अगर नहीं आता तो थोड़ा सा गूगल कर लो। तो अगर तुम डेस्कटॉप तक जाओ तो तुम्हारी वहां पे ये फाइल एबीसी नाम की पड़ी हुई है। अच्छा, अगर तुम उसको एग्जीक्यूट करो, एबीसी लिख के फाइल का नाम लिख के उसको एग्जीक्यूट करो, तो वो जो प्रोग्राम की आउटपुट थी, यानी वो प्रोग्राम चल पड़ा ना, वो प्रोग्राम अपनी आउटपुट दे देगा। अगेन इधर जाके इसको कुछ चेंज कर लो, हेलो वर्ल्ड कर लो, कंपाइल करो, और वहां जाके दोबारा रन कर दो, तुम्हें आउटपुट मिल जाएगी हेलो वर्ल्ड। मैं तुम्हें कहना ही चाह रहा हूँ कि तुम्हें ये जो आदत पड़ी है ना कि एग्जीक्यूट करके यहां से रन करने की, एक्चुअली तो पहले सेमेस्टर में ये देना ही नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल इन्होंने दिया हुआ है। पहले सेमेस्टर में कोई टूल नहीं देना चाहिए ना, मतलब नोटपैड होना चाहिए, ताकि ये काम सारे आप हाथ से करो और सीखो। तो खैर, आप कमांड लाइन के ऊपर ये प्रोग्राम्स रन कर सकते हो, इट्स नॉट एन इशू, मतलब आप ये सिंपली रन कर सकते हो। अच्छा, अब जरा गौर करना, ये चल पड़ता है। जरा गौर करो कि मैंने प्रोग्राम का नाम एबीसी रखा है, उससे तो वो चल पड़ता है, ठीक है, लेकिन ये अब अजीब सी बात हो गई है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी भी चल पड़ता है। ये जो चीज होती है ना, ये कहलाती है कमांड टेल या कमांड लाइन पैरामीटर्स। ये वो पैरामीटर्स हैं जो आप इस एबीसी के प्रोग्राम को सेंड कर रहे हो व्हाइल रनिंग इट। अगर आप इनको इस्तेमाल करना चाहते हो अपने कोड में, तो आपको इसको इस तरीके से डिक्लेयर करना पड़ता है, इंट आर्ग सी चार स्टार स्टार आर्ग वी। जरा गौर करना, अगर आपने कमांड, देखो कमांड लाइन पैरामीटर्स दे तो सकते हैं, ये तो मैंने तुम्हें प्रूफ दे दिया कि दे तो सकते हैं, कोई मसला नहीं होएगा। अब मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि अगर तुम इनको अपने कोड में इस्तेमाल करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने मेन के फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। इसमें आर्ग सी जो है वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स है, यानी बात बेसिकली ये हो रही है कि इफ यू वांट टू यूज द कमांड लाइन पैरामीटर्स इन कोड, तो वी नीड arg
सी एंड आर्ग। मेरी आवाज आ रही है? आर्ग सी जो है ये सिर्फ नंबर ऑफ पैरामीटर्स होता है और इसमें मेरा ख्याल है प्रोग्राम का नाम शामिल होता है, मुझे याद नहीं है। एंड आर्ग वी इज हेलो। एन अरे ऑफ pointers pointing to the actual command line parameters। ये बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, तो मैं इसको ज़रा आहिस्ता करना चाहता हूँ, तो मैं इसको आहिस्ता कर देता हूँ। वो इस तरह करता हूँ कि मैं ये चलाता हूँ, ठीक है जी। अब जाहिर सी बात है, ये चल गया तुम्हारे सामने, ये मतलब ये चलता है, ठीक है। जब ये चलता है तो होता क्या है, तुम्हारे पास बेसिकली एक अरे बन जाती है। मुझे ये नहीं याद कि सी प्लस प्लस में ABC आता है, यानी आता है मेरे ख्याल में आता है। प्रोग्राम का नाम भी आता है और आगे पैरामीटर तो ज़ाहिर बात है आते हैं। तो ये नवाज पहला पैरामीटर आ गया, शरीफ दूसरा पैरामीटर आ गया। तो ये जो कमांड लाइन पैरामीटर्स तुम देते हो ये पीछे एक अरे में जाके बैठ जाते हैं, ठीक है जी। इस अरे का जो पॉइंटर है वो आर्ग वी है। तो ज़ाहिर बात है अगर तुम इसको इस्तेमाल करना चाहते हो, इस डेटा को यूज करना चाहते हो, तो तुम्हें वो आर्ग सी आर्ग वी रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा हेलो वर्ल्ड और उसके बाद मैं कहूंगा सी आउट। मेरी आवाज आ रही है? सारा कुछ ही करवा लो ना, आर्ग सी प्रिंट करवा लो। हाँ, पहले यहाँ से मुझे एक बात पता चल जाएगी, तो मैं आर्ग सी प्रिंट करता हूँ। समझ आया? सी आया। आर्ग सी होता है नंबर ऑफ पैरामीटर्स और दिस इंक्लूड्स फाइल नेम। पैरामीटर्स क्या क्या थे, पहले फाइल नेम था ABC, फिर नवाज था और फिर शरीफ था, तो 3 पैरामीटर्स आ गए। अच्छा, इसको मैं इस तरह से चलाता हूँ तो जाहिर बात है पैरामीटर्स बढ़ गए, 1 2 3 4 5 6 7। सिंपल सिंपल। अब एक्चुअली पैरामीटर्स उठाने हैं, तो एक्चुअली पैरामीटर्स पड़े किधर हुए हैं, वो आर्ग वी के अंदर पड़े हैं। तो अगर उनको एक्चुअली उठाना है तो सी आउट स्टार आर्ग वी करोगे तो ये पहला पैरामीटर होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये पहला पैरामीटर, क्योंकि वो अरे का वो प्रोग्राम का नाम बताते खुद एक पैरामीटर है ना, तो वो ABC उठा है। दूसरा पता नहीं कैसे उठेगा, अब सोचना पड़ेगा। मेरा ख्याल है ऐसे स्टार आर्ग B+1। सोचना इसलिए पड़ेगा कि वो 2 लेवल है ना, मतलब एड्रेसिंग 2 लेवल्स पे हुई है, तो आई थिंक ऐसे उठेगा। तो ये मेरा पहला पैरामीटर आ गया और ये मेरा दूसरा पैरामीटर आ गया। कमांड लाइन पैरामीटर्स बार बार आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि मतलब काम कर कैसे रहे हो। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है ऑफ रीडिंग कमांड लाइन पैरामीटर्स फ्रॉम कमांड लाइन। का मज़ा ये है, ज़ाहिर बात है कि अगर अब मैं कहता हूँ कि प्रोग्राम रन करो, लेकिन इस दफ़ा मैं उसको इमरान खान देता हूँ, कोई मसला नहीं। इस दफ़ा वो मैंने कोई कंपाइलेशन नहीं की, कुछ नहीं किया, मैंने प्रोग्राम रन करते हुए इस दफ़ा उसको पैरामीटर्स चेंज कर दिए हैं, तो इस दफ़ा उसने अगले उठा लिए हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इस दफ़ा 1 2 3 4 5 6 पैरामीटर्स थे, तो मेरी काउंट जो है वो 6 आ गई। पहला पैरामीटर उसने उठाया है वो फाइल का नाम है और दूसरा पैरामीटर उसने उठाया है वो इमरान है। तो यहाँ पे आपकी पॉइंटर्स की कहानी जो है ना वो खत्म शुद्ध होती है। और अगर ये किसी बंदे को समझ आ रहा है, समझ आया है पूरा, तो मैं सख्त परेशान हो जाऊंगा। ये हो ही नहीं सकता कि ये सारा समझ आया है। अच्छा, ये सिर्फ उसने चला के दिखाए हुए हैं वही आर्क सी आर्क बी के साथ। जी ये वाला नहीं आया। ये केस स्टडी है जिसको मैं ज़ाहिर बात है हाथ नहीं लगा रहा। ये बहुत ही मज़ेदार है। ये पूरे के पूरे ताश के पत्ते बनाती है।
ताश के 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें 4 रंग होते हैं, फिर वो डिफरेंट कार्ड्स, ये सारी पूरी एक 2 डायमेंशनल अरे बनाएगा। एक हुक्म की अरे, एक पान की अरे, एक चिड़िया की अरे, ठीक है, और फिर उसके अंदर कार्ड्स रखेगा और फिर उसको रैंडमली शफल करके आपको कोई पता देगा। अ, मतलब हाँ, ये पोएगा। और मैं किसी अगले टॉपिक से स्टार्ट करूंगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो। सर आवाज आ रही है? मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, जो बिल्कुल ही एक अलहदा, बिल्कुल अलहदा हाँ। इंडिपेंडेंट टॉपिक है, स्ट्रिंग्स। तुम्हारा कोर्स ये है कि 17th लेक्चर स्ट्रिंग्स है, 18th और 19th फाइल्स है, फाइल हैंडलिंग, और 2021 स्ट्रक्चर्स है। 3 टॉपिक्स तुम्हारे रहते हैं मिड टर्म तक। तो कोई क्वेश्चन नहीं तो बस खत्म करते हैं, रुकते हैं।